आज भारतीय मानसून का एक सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। इस सेगमेंट का नाम है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे मानसून की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सा फ्लक्चुएशन रहता है, काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। कभी मानसून समय से पहले आ जाता है और कभी काफी लेट भी जो है पहुंचता है। तो इसके पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, उन्हीं में से कुछ कारणों को आज हम जानेंगे। जब भारतीय मानसून की बात करते हैं तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक का नाम आता है, वर्ल्ड वाइड इसको नाम से जाना जाता है अल नीनो। नाम आता है अल नीनो। और इसी के साथ एक और शब्द है, वो भी आपको सुनने को मिलता है, नाम है इसका ला नीना। ठीक है, नाम आता है अल नीनो और ला नीना। चलिए, तो आज इन्हीं अल नीनो और ला नीना, जो एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले में से, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है अल नीनो और ला नीना इफेक्ट। चलिए, सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि भारतीय जो मानसून है, मानसून का मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गहराई पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बातों को, बेसिक सी बातों को हम समझ लेते हैं कि ये जो है हमें ला नीना अल नीनो को समझने में भी मदद करेगा। मानसून का जो मतलब होता है, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का एक मूल शब्द है। और इस शब्द को जो है हम नाम से जानते हैं मौसीम। अरबी भाषा का एक मूल शब्द है मौसीम, और इसी मौसीम शब्द से दो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जिनको हम हिंदी भाषा में भी, हमारी हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं। एक होता है मौसम और दूसरा होता है मानसून। मानसून, ठीक है। तो हम कहें कि जो मानसून शब्द आया है हमारी इंडियन लैंग्वेज में, वो कहां से आया है? इसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, जो अरबी भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? तो हम कहते हैं कि मौसम जो होता है वो हमारे तापमान, वायुदाब और आर्द्रता में परिवर्तन की अल्पकालीन परिघटना है। ठीक है, मौसम है वो परिवर्तन की अल्पकालीन परिघटना है या दिन प्रतिदिन की परिघटना है। तो इसको हम बोल सकते हैं परिवर्तन है किसका? तो हमने कहा परिवर्तन की अल्पकालीन परिघटना है, अल्पकालीन परिघटना है। और ये जो परिघटना हो रही है किस संदर्भ में हो रही है, कौन सा परिवर्तन है? तो हम कहते हैं, इसे बोलते हैं तापमान, वायुदाब और वर्षा। तापमान, वायुदाब, वर्षा, या इसको आर्द्रता के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन की अल्पकालीन परिघटना को हम मौसम कहते हैं। वहीं जब मानसून की बात करते हैं तो यह भी क्या है? एक परिवर्तन है। परिवर्तन तो है, लेकिन किसका? तो इस परिवर्तन को हम बोलते हैं पवनों की दिशा का। ठीक है, पवनों की दिशा का जो है, दिशा का जो है परिवर्तन होता है, उसी को नाम से जानते हैं मानसून। ठीक है, मानसून जब शब्द आता है तो हम बेसिकली हम ऐसा इसको कनेक्ट करते हैं कि मानसून का मतलब होता है बारिश। लेकिन वास्तविकता में मानसून का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है पवनों की दिशा का परिवर्तन, या ऐसी पवनें जो ऋतु के अनुसार अपनी डायरेक्शंस को बदले। ठीक है, उसी को बोलते हैं मानसून। अब इसी मानसून की जब हम बात करते हैं तो एक बात आती है कि भारत के मानसून की उत्पत्ति किस वजह से होती है। तो एक परिकल्पना या एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिया गया है, एक थ्योरी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय मानसून का जो है निर्माण किससे होता है, वो है टेम्परेचर डिफरेंस, या हम कहें तापीय सिद्धांत के अंदर ये बताया गया है कि जब समुद्रों की और स्थल मंडल की बात करते हैं तो दोनों में जब सूर्य की किरणें गिरती है तो भी इनका जो गर्म और ठंडा होने का जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग होता है। और इस वजह से दोनों जगहों पे तापमान का विभेद हमें देखने को मिलेगा, एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, और उससे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में माना जाता है कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमने कहा गर्मी का इंपैक्ट है, लेकिन हमारे भारत और भारत के नीचे फैले हुए हिंद महासागर, हिंद महासागर, या हम इंडियन ओशियन की जब बात करते हैं, इंडियन ओशियन की जब हम बात करते हैं
तो इंडियन ओशियन में हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। गर्मियों के मौसम में हमारा जो ये स्थल का हिस्सा है उसका तापमान काफी बढ़ जाएगा, जबकि महासागरीय हिस्सों का तापमान है कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है स्थल तेजी के साथ गर्म होएगा और जो जल की राशि है वो थोड़ी धीमी गति से गर्म होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर है वो स्थल पे ज्यादा देखने को मिलेगा और टेम्परेचर है हिंद महासागरीय क्षेत्र में कम। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और जैसे ही वायु गर्म होगी वो हल्की हो जाती है और हल्की वायु ऊपर की तरफ उठती है। वायु से कनेक्टेड है वायु दाब, एयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। जब वायु हल्की हो जाती है गर्म होकर के तो उसका एयर प्रेशर या वायु दाब है वो हो जाता है कम। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मतलब तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो वायु दाब है वो कैसा हो जाता है, कम। और इसका वाइसे वर्सा मतलब इसका उल्टा भी इसी तरह ठीक है कि जैसे ही तापमान में गिरावट आती है तो वायु दाब बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्मियों में वायु दाब कम जबकि सर्दियों में वायु दाब है अधिक हमें नजर आता है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर और वायु दाब में हमें कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, उल्टा रिलेशन। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वायु दाब मतलब प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी तरह से यहां का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो स्थापित जो है थ्योरीज है उन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी एक चर्चा कर रहे हैं ताकि हम अल नीनो और ला नीना को अच्छे से समझ पाए। हमने कहा कि यहां पर दो प्रेशर बेल्ट्स बने, दो प्रेशर बेल्ट बने गर्मियों के मौसम में। एक प्रेशर है जो लो प्रेशर बेल्ट है, इसको हम लो प्रेशर बेल्ट या निम्न वायुदाब कह सकते हैं। यह है निम्न वायुदाब वाला केंद्र, निम्न वायुदाब केंद्र जो भारतीय हिस्सों में बनता है, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट। और इसी तरह से एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, उच्च वायुदाब। ठीक है, उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है, उच्च वायुदाब का केंद्र जिसको हम हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानेंगे, हाई। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, तो इस तरह से हमने कहा कि दो प्रेशर बेल्ट बने। अब इन सेंटर्स को हम जब देखते हैं तो इन सेंटर्स में यह होगा कि वायु मतलब तरल की, लिक्विड जो होता है, और जो गैस होती है मतलब वायु जो होती है उसकी एक प्रकृति होती है, हमेशा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या मतलब हम कहें कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरह इनका प्रवाह रहता है। तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस जैसे बनेगा तो यहां बना है हाई प्रेशर, कंपेरेटिवली यहां है एक लो प्रेशर का बेल्ट, और इसलिए भारत के क्षेत्रों की तरफ जो है हिंद महासागर की तरफ से पवन का प्रवाह, वायु का प्रवाह शुरू हो जाता है। पवन या हम विंड को हम इसको नाम से करें तो ये विंड या पवन का प्रवाह शुरू हो जाता है, और इस तरह से हिंद महासागरीय क्षेत्र से उठने वाले इस पवन के दिशा के अकॉर्डिंग जो है एक फ्लो जो आ रहा है साथ में अपने साथ में जलवाष्प को लेके आएगा, ह्यूमिडिटी को लेके आएगा और ये बारिश करेगा, जिसको हम नाम से जानते हैं ये है अपना मानसून। ठीक है, और ये जो मानसून है वो हिंद महासागरीय क्षेत्र से उठता है, तो इसलिए इसको हम नाम से जानते हैं, कौन सा है ये, हिंद महासागरीय मानसून। ठीक है, हिंद महासागरीय मानसून कह लो इसको, या एक और दूसरा नाम इसको देना चाहो, क्योंकि इसका डायरेक्शन कौन सा है तो हम कह रहे हैं उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिमी मानसून के नाम से भी इसको जानते हैं, उत्तर पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन मानसून या हिंद महासागरीय मानसून कहलाता है। ठीक है, अब मैंने इसको बहुत ही एक मोटे कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने बताया, हालांकि इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस है कि भाई जब ये आता है तो भारत के नीचे वाले हिस्से से टूट करके दो हिस्सों में बंट जाता है, दो शाखाओं के रूप में, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी अरब सागर की तरफ से, दो ब्रांचेस के रूप में आता है। लेकिन मोटे मोटे रूप में आप इस कॉन्सेप्ट को अभी फिलहाल इतना ही समझो। ठीक है, ताकि क्या हो, अल नीनो के इंपैक्ट को हम, क्योंकि मानसून एक बहुत सिंपल थ्योरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके लिए हमें बस अभी फिलहाल इतनी ही चीजें पर्याप्त है कि जैसे ही लो प्रेशर और हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है तो हमारे यहां पर विंड है वो फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये विंड फ्लो है वो शुरू हुआ और इससे मानसून आ गया। ठीक है, तो ये तो मानसून का आना हुआ, और ये तापीय सिद्धांत से हमें तो ये पता लगता है कि भाई गर्मियों में जैसे ही मौसम है मतलब गर्म होगा तो लो और हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा और इससे मानसून आ जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? हमें कभी पता लगता है कि गर्मियों में काफी समय से पहले मानसून आ रहा है, कभी काफी
जो है बाद में आ रहा है। कभी मानसून की बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, और कभी है वो बारिश की कमी की वजह से सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। और हमारी कृषि जो बारानी कृषि के रूप में, मतलब जिसकी डिपेंडेंसी मानसून के ऊपर है, वो पूरी तरह से खराब हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, गैम्बलिंग ऑफ मानसून। ठीक है, हमारी कृषि को कहा जाता है। कारण है मानसून की फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएशन क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, उन्हीं में से एक कारण जो आज हम पढ़ने वाले हैं, अल नीनो और ला नीना। हालांकि ये दो अलग अलग कारण है, दोनों का अलग अलग ही, लेकिन दोनों को हम साथ में ही नाम लेते हैं, अल नीनो और ला नीना। मेन इंपॉर्टेंट है वो है अल नीनो। तो आज हम समझते हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो जब आपको समझ में आ जाएगा तो ला नीनो इफेक्ट भी आप आराम से समझ पाओ, क्योंकि अल नीनो का उल्टा है वो ला नीना है। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अल नीनो के बारे में। क्या है अल नीनो, समझते हैं अल नीनो के बारे में। क्या है अल नीनो, हाँ जी। तो देखिएगा, वर्ल्ड वाइड प्रोस्पेक्टिव में इसको समझना पड़ेगा। विश्व के मानचित्र का थोड़ा सहारा ले लेते हैं हम, ताकि इससे फिनोमिना को थोड़ा आप आसान भाषा में समझ सको। चलिए, तो अभी फिलहाल एक मोटा मोटा हमने वर्ल्ड के मैप को ड्रॉ किया है यहाँ पे, और अब इस मैप से हम जो है ट्राई करेंगे हमारे अल नीनो के इम्पैक्ट को समझना, और साथ ही जो है ला नीना इम्पैक्ट को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा, हम जब भारतीय मानसून की बात कर रहे थे, ठीक है, तो भारतीय मानसून में हमने जाना कि भारतीय मानसून है वो किस तरह से उत्पन्न हुआ। तो हमने कहा कि हमारे यहां पर एक प्रेशर बेल्ट बना, और इस प्रेशर बेल्ट को हमने कहा लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो यहां पे जो प्रेशर बेल्ट बन रहा है वो लो प्रेशर, और वहीं हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो प्रेशर बेल्ट बन रहा है वो कैसा है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर की वजह से यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का जो है वो पैटर्न बना रहता है, या हम कहीं हवाओं का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हुई यही हवाएं भारत के अंदर जो है
मानसूनी पवनों के रूप में हमें दिखाई देती। ठीक है, तो ये एक मोटा सा हमने अभी फिलहाल मानसून किस तरह से आता उसके बारे में हमने समझा। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ये जो मानसून आया ये तो बहुत सिंपली सिटी में एक फिनोमिना है, लेकिन क्या आसपास के एरिया में कभी हाई प्रेशर और लो प्रेशर और कहीं पे नहीं बनते? तो सामान्य कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो है जनरल कंडीशन इसी तरह की रहती है कि ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो मेन जो सबसे प्रभावशाली पॉइंट्स बनते हैं वो यहीं बनते हैं। लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ आसपास के एरिया में भी लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं और इससे हमारा मानसून प्रभावित होता है। अब ये लो प्रेशर बेल्ट बनने का कारण क्या है और इसका जो है क्या इंपैक्ट रहता है उसी के बारे में हम चर्चा करें। तो देखो, हम जब बात करते हैं इन क्षेत्रों में तो महासागरों का विस्तार है और इन्हीं में से एक महासागर हमें यहां दिखाई देता है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर या इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन के नाम से इसको जानते हैं। यह है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। महासागर, ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर का रीजन आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक बात तो आप और समझें कि आप जो नॉर्मली मानचित्र देखते हैं तो वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का जो है मानसून ड्रॉ किया है। ठीक है, आप कहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के इधर की तरफ आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नजर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है क्योंकि अल नीनो और ला नीना इंपैक्ट को इसी तरह से हम समझ पाएंगे। ये भी जो है एक हम कहें कि ऐसा क्यों किया है आपने, तो इसका कारण पहला तो ये है कि अल नीनो ला नीना इंपैक्ट को हम समझ सके, और दूसरी बात है इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इस तरह से भी मानसून ड्रॉ हो सकता है। हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए हम कहें कि अफ्रीका से इधर की तरफ चलेंगे तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका आएंगे और वापस से हम जो है गोल पृथ्वी से घूम के जाएंगे तो यही अपने को जो है फिर से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने धरती को थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो काट करके इसको फ्लैट किया है। भाई मानचित्र क्या है, फ्लैट है, धरती तो गोल है, तो फ्लैट धरती को हम रिफ्लेक्शन इस तरह से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मानचित्र है जिसमें हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण अमेरिका मैंने इधर दिखाया है और ये उत्तरी अमेरिका उसको इधर दिखाया है। ठीक है, चलो अब देखो, जब हम समुद्रों की बात करते हैं तो समुद्रों में जो है जिस तरह से हमारे स्थल के ऊपर नदियां बहती उसी तरह समुद्रों में भी बड़ी बड़ी जलराशियां नदियों के रूप में बहती है। ठीक है, जिनको हम नदियां नहीं कहते उनको बोलते हैं ओशियन करंट, इनको बोलते हैं महासागरीय जलधाराएं। अब महासागरीय जलधाराएं अपनी प्रकृति के आधार पर, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है ठंडी और दूसरी होती है गर्म, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ठंडी और गर्म। ठीक है, तो ठंडी कौन सी होगी और गर्म कौन सी होगी, इसका भी एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ लो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है इक्वेटर लाइन वाला एरिया, यहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, उष्ण कटिबंध है ये। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इस एरिया में, ठीक है, तो ये जो उष्ण कटिबंध है इस एरिया में चूंकि सूरज ज्यादा समय तक चमकता है इसलिए गर्मी ज्यादा रहती है। तो यहां से कोई भी करंट चलती है, कोई भी जलधारा चलेगी किसी भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसकी प्रकृति होगी गर्म। वहीं ध्रुवों की तरफ से जो आती है, तो ध्रुवों की तरफ से आती है वो होती है ठंडी। ठीक है, उसको बोलते हैं ठंडी जलधारा। ओके, अब ठंडी जलधाराओं में से एक बड़ी ही फेमस जलधारा है जो इधर की तरह से आती है, इस तरह से यहां से आएगी और दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिएगा इस तरह से ये आती है और इस जलधारा का जो नाम है इसको हम नाम से जानते हैं, चूंकि यहां पर एक देश पड़ता है पेरू, पेरू के तट से ये टकराती है इसलिए इसका नाम है पेरू की जलधारा। पेरू, या इसको एक जलवायुविद हुए हैं, एक भूगोलवेता हुए हम्बोल्ट। ठीक है, तो इसको नाम से जानते हैं हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से इसको जानेंगे। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि यदि हम बात करें कि जो जलधारा है बेसिकली किस तरह की होती है ये, तो हमने कहा कि ये जो जलधारा होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ध्रुवों से ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है वो कैसी होगी, ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, तो कोल्ड कोल्ड जो है ओशियन करंट है ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। लेकिन हम जब ज्यादातर जलधाराओं की बात करते हैं तो उनकी प्रकृति है वो लगभग सेम रहती है, ठंडी है वो ठंडी है और जो गर्म है वो गर्म है। लेकिन पेरू हम्बोल्ट की जलधारा में बहुत से ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से ये कई कारणों की वजह से कभी तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी हो जाती है और कई बार ये क्या होती है अपने काफी मतलब इसकी ठंडक कम हो जाती है, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ी गर्म हो जाती है। तो इस जलधारा की क्या होती है कि प्रकृति बदलती है। ठीक है, इसकी जलधारा की विशेषता क्या है, ये इसकी प्रकृति बदलती है।
अब प्रकृति बदलने के भी बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अल नीनो ना नीनो पे जाना है। प्रकृति बदलती है मतलब सामान्य कंडीशन इसकी क्या है, सामान्य तो ठंडी है लेकिन कई बार ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और कई बार प्रकृति बदल करके अत्यधिक क्या हो जाएगी, ये अत्यधिक ठंडी। ठीक है, तो दो कंडीशन है इसकी, पहली है जब गर्म हो जाए, दूसरी है अत्यधिक ठंडी हो जाए। ठीक है, तो अब देखना इससे ही हमारे अल नीनो और ला नीना दोनों इंपैक्ट है वो हमें नजर आएंगे। ठीक है, किस तरह से, तो देखिएगा, हमने कहा कि कोई जलधारा जो ठंडी है, ठीक है, और वो गर्म होगी तो इससे इंपैक्ट क्या आएगा। जनरल सामान्य कंडीशन इसकी ठंडी है लेकिन अब ये गर्म हो रही है, अब गर्म होगी तो इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है वो हमें समझना है। तो देखिएगा, सबसे पहला इंपैक्ट हम देखते हैं कि इसका गर्म हो जाना। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन है इसका क्या हो गई है, ये काफी ज्यादा गर्म हो गई है। ठीक है, पहली कंडीशन जो हमें दिखाई दे रही है इसी को हम देख रहे हैं कि पहली कंडीशन ये है कि काफी गर्म हो गई। अब गर्म होगी तो इससे होगा क्या, तो हमने कहा जब कोई गर्म जलधारा किसी क्षेत्र से निकलेगी तो वहां के तापमान को क्या कर देगी, ऑब्वियसली बात है गर्म कर देगी। और जैसे ही तापमान गर्म होता है या एनवायरमेंट में गर्मी बढ़ जाती है तो वहां का प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने कहा था टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा संबंध है। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर ये गर्म जलधारा आती है तो यहां के मतलब प्रेशर को ये क्या कर देती है, तो हम कहते हैं ये प्रेशर को कम कर देगी। ठीक है, ये प्रेशर को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमारे मानसून के अंदर, मानसून क्यों भारत की तरफ आ रहा है, तो हमने कहा इससे हाई प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ आने की आदत है तो इसलिए भारत की तरफ आएगा। लेकिन उसी समय पर कहीं और इसी तरह का लो प्रेशर बेल्ट बना तो इससे होगा क्या कि ये जो है उसके लिए इसके पास दो ऑप्शन बन जाएंगे, एक तो भारत की तरफ आना और एक दूसरा ये लो प्रेशर। ठीक है, मतलब जो इधर की तरफ यहां बन रहा है अपने पेरू हम्बोल्ट के तट पर। ओके, तो जब भारतीय मानसून आता है और भारतीय मानसून आएगा, यदि उसी समय पर इस तरह का कोई इंपैक्ट यहां पर बनना शुरू हो जाए कि ये जो है गर्म जलधारा की वजह से लो प्रेशर बेल्ट यहां पर भी बन गया, तो अब हमारे भारतीय मानसून की प्रकृति क्या होगी, तो हमने कहा भारतीय मानसून है वो दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, एक इसको ऑप्शन कहां दिखाई देगा, तो हमने कहा एक ऑप्शन इसको दूसरा जो दिखाई देना शुरू होगा वो कहां दिखाई देना शुरू होगा, तो इसने कहा कि कुछ हिस्सा इधर की तरफ और कुछ हिस्सा है उस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये जाना शुरू कर देगा। ये इस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये लो इस प्रेशर बेल्ट की तरफ आ गया। जो मानसून 100% आने की तैयारी में था, लेकिन यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनते ही क्या होगा कि या तो वो 50-50 हो गया, डिपेंड करता है कि ये लो प्रेशर बेल्ट कैसा है, इसके बराबर है 50-50 हो गया, इससे भी कम है तो हो सकता है कि 70-80 का रेशियो 70-30 का रेशियो हो जाए। अब ये प्रेशर बेल्ट बनने पर है कि कितना, ठीक है, कितना प्रेशर कम हुआ है, और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो हो सकता है 100% ही वहीं उधर की तरफ जो है ये ट्रांसफर हो जाए, और इसी इंपैक्ट को नाम दिया जाता है। नाम है इसका क्या, ये आपको इंपैक्ट नजर आ रहा है, पहली कंडीशन जब बनती है इसी इंपैक्ट को नाम दिया जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेना, इसी को बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो, ठीक है, अल नीनो इंपैक्ट। अब देखना अल नीनो से आप क्या समझे। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जो अल नीनो है इस इंपैक्ट को हम अल नीनो नाम क्यों देते हैं। ठीक है, अल नीनो एक शब्द है, नाम है इसका स्पेनिश भाषा का शब्द है। कौन सी का, स्पेनिश लैंग्वेज का, स्पेनिश भाषा का ये क्या है, शब्द है। ठीक है, तो हमने कहा कि स्पेनिश का है तो भारतीय भाषा में इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो स्पेनिश भाषा में अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, जैसे हमारे राजस्थानी में हम इसको टाबर कह देते हैं, छोटा बच्चा होता है, उसी को स्पेनिश भाषा में क्या कहा जाता है, अल नीनो। ठीक है, छोटा बच्चा। तो इस स्पेनिश भाषा के शब्द का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है, छोटा बच्चा। ठीक है, जिसको हम स्मॉल चाइल्ड कह दो या फिर किड कह दो, ठीक है ना, छोटा बच्चा। अब ये जो छोटा बच्चा है, ये इसका जो जन्म कब हो रहा है, इसको उससे रिलेट करके देखो कि इसका जन्म कब हो रहा है। तो माना जाता है कि क्रिसमस का जो त्योहार आता है उसके आसपास में इसका जन्म होता है। मतलब ये जो इंपैक्ट होता है कि महासागर के अंदर,
महासागरीय क्षेत्र के अंदर जो है ये लो प्रेशर बेल्ट है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो बनता है वो क्रिसमस के त्योहार के आसपास लगभग 2 से 5 सालों के फ्रीक्वेंसी पे बनता है, रेगुलर नहीं बनता, 2 से 5 सालों की फ्रीक्वेंसी पे बनता है। ठीक है, तो इसलिए ईसा मसीह के त्योहार पर इसका नाम है यीशु का बच्चा या यीशु का शिशु। ठीक है, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से इसको जानते हैं, चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, और इस इंपैक्ट में होता क्या है, तो हमने कहा इस इंपैक्ट में समुद्र का जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई हमें क्या हो गया है, भाई जब हमारी शरीर है काफी गर्म हो जाता है तो हम कहते हैं बुखार आ गई। तो इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं महासागरीय महासागरीय बुखार। ठीक है, और महासागर में कौन से महासागर में ये बुखार आ रही है? ठीक है, तो इसको महासागरीय बुखार या ओशियन फीवर के नाम से इसको जानते हैं, ओशियन फीवर। ठीक है, ओशियन फीवर। और ये ओशियन है कौन सा, तो हम कहते हैं ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में ये ऐसा इंपैक्ट नजर आता है। ठीक है, अब होता क्या है इससे, ठीक है, इससे हमें क्या कुछ नजर आता है, तो हमने कहा अल नीनो से जो प्रभाव होगा, प्रभाव इंपैक्ट क्या आएगा हमारे मानसून पे, क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो हमने कहा कि हमारा जो मानसून है, अभी हमने देखा कि इसके इंपैक्ट की वजह से क्या होगा, मानसून जो हिंद महासागर से उठ रहा है वो 2 हिस्सों में टूट गया या कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर इसका विभाजन हो गया। तो इसका मतलब हमारे मानसून को कमी आई, हमने कहा कि वो मानसून है वो बढ़ा, तो हमने कहा कि मानसून में कमी आ गई, मानसून की बारिश से कम हो गई। तो इसलिए प्रभाव हमने कहा कि कैसा इंपैक्ट रहता है, तो हमने कहा ये नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव रहता है। ठीक है, तो ये कैसा इंपैक्ट रहेगा, तो हमने कहा ये नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा हमारे मानसून पे। ठीक है, अब ये नेगेटिव इंपैक्ट जो आया है हमारे मानसून पे, तो उस नेगेटिव इंपैक्ट का परिणाम क्या होगा, इस प्रभाव से हमारे मानसून का क्या परिणाम, क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो हमने देखा कि जैसे ही हमारा मानसून बटा, ठीक है, तो औसतन हमारे भारत में हम मानते हैं कि 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो रही है। तो मानसून बट गया तो क्या 125 होगी या इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी, तो डेफिनेटली सही बात तो यह है कि भाई इससे कम होगी। तो हमने कहा बारिश कम होगी। ठीक है, वर्षा की क्या होगी, कमी, वर्षा की कमी। या हमने कहा कि बहुत ज्यादा बट गया तो हमने कहा कि वेरी लेस रेन, अल्पवृष्टि जिसको बोलते हैं, अल्पवृष्टि होगी। ठीक है, जब बारिश की कमी है, अल्पवृष्टि है, तो हमारे एग्रीकल्चर, कृषि पे क्या प्रभाव आएगा, तो हमने कहा जब कृषि को पानी नहीं मिलेगा, फसलों को पानी नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं ड्रोट, इसी को हम बोलते हैं ड्रोट, या इसको हमने नाम दिया है क्या, सूखा। सूखा जब पड़ गया तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा फसलों में, तो हमने कहा फसलें बर्बाद हो जाएगी। तो इसका मतलब खाने के लाले पड़ गए, और खाने के लाले पड़ गए मतलब खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो इसी को हम नाम से जानते हैं अकाल, फेमिन। ठीक है, इसको बोलते हैं अकाल या फेमिन। ठीक है, तो इस तरह से वर्षा की कमी, अल्पवृष्टि, इसके साथ ही सूखा, अकाल, ये कंडीशन हमें बनती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसी को हमने नाम दिया है क्या, अल नीनो। ठीक है, तो इस इंपैक्ट को ही हम नाम से जानते हैं क्या, अल नीनो के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपैक्ट है अल नीनो, और इसके परिणाम कुछ हमें देखने को मिला। अब दूसरी कंडीशन पे हम आते हैं। दूसरी कंडीशन है अत्यधिक ठंडा। ठीक है, गर्म की कंडीशन हमने देख ली, अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं और इसको हम कर देते हैं अब अत्यधिक ठंडा। ठीक है, तो यहां से इसी पॉइंट पर हम देखते हैं कि कुछ कारणों की वजह से जो पेरू हम्बोल्ट की धारा है वो, जैसे समझ लो कि 10 डिग्री भी ठंडा है, 5 डिग्री भी ठंडा है, ठीक है, और 0 डिग्री और भी ठंडा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ठंडक तो 10 में भी है, 5 में भी है, 0 में भी है, लेकिन ज्यादा कौन सा है, तो हमने कहा 0 है या 5 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई चलो 10 डिग्री से गिर करके टेम्परेचर इसका हो गया 5 डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। नॉर्मल इसका जो है टेम्परेचर है इस जलधारा का वो रहता है 10, और अब गिर करके कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 5 होते ही हमने कहा कि टेम्परेचर जब गिरा तो यहां का प्रेशर कैसा हो जाएगा, जब सर्दी बढ़ती है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हमने कहा प्रेशर, सॉरी, जब टेम्परेचर डाउन होता है, सॉरी मतलब सर्दियां बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, सर्दी बढ़ गई, और इससे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर प्रेशर है वो कैसा नजर आएगा,
हाई प्रेशर नजर आ गया। ठीक है, हाई प्रेशर का मतलब है कि यहां पर हमने जो है ये प्रेशर वेल्डेशन बनाई है, उसका उल्टा कंडीशन हमें दिखाई देने लगेगा। मतलब ये सेकंड इंपैक्ट है इसका, सेकंड इंपैक्ट अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा। ठीक है, तो जैसे ही हाई प्रेशर बेल्ट बना, एक ऑलरेडी हाई प्रेशर यहां बना हुआ है और एक जो है दूसरा कुछ कुछ सालों के अंतराल में यहां पर जो है हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और हाई प्रेशर बेल्ट जैसे ही बना तो ये क्या होगा कि हाई प्रेशर है वो भी जो है वो भारत के लो प्रेशर की तरफ आने को प्रेरित होगा, और इधर से एक हाई प्रेशर आ ही रहा है। ये जो हमारा मानसून आता है वो दो भागों में बढ़ता है। इधर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसको ये क्या करना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर देगा, या यूं कहें कि इस एरिया से जितनी भी जलवाष्प लाया है उसको एड ऑन कर देगा, उसके अंदर प्लस कर देगा, और बंगाल की खाड़ी की शाखा है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और एक्टिव होते ही हमारा मानसून है या तो जो है बहुत ज्यादा जो है तीव्र गति के साथ आएगा, बड़ी ही ज्यादा जो है उसमें प्लस हमें दिखाई देगा कि भाई 125 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है उसकी जगह पर उस पर्टिकुलर साल में हमें क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसी प्रभाव को नाम से जानते हैं क्या, ला नीना। ठीक है, अल नीनो के बाद में ऐसी परिघटनाएं हमें देखने को मिलती है कि एक बार हमें कम बारिश देखने को मिली और उसके बाद में हमें बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली। ठीक है, तो अल नीनो के बाद में जो इंपैक्ट हमें नजर आता है वो है ला नीना। ठीक है, तो अभी हमने अल नीनो को समझा है, इसी के पैरेलल में हम बात कर लेते हैं ला नीना क्या है। ला नीना, ला नीना क्या होता है ला नीना? तो हमने कहा कि यह भी कौन सी भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे स्पेनिश भाषा में छोटे बच्चे को बोला जाता है अल नीनो, उसी तरह से इसका भी एक मीनिंग है। हाँ जी, चलिए ये मेरे को लग रहा है कलर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर हम जो है दूसरा बदल देते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ला नीना की। क्या ये दिख रहा है? हाँ ठीक है, ये दिख रहा है ला नीना। ठीक है, तो जो ला नीना है वो क्या होता है? तो हमने कहा ये भी कौन सी भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का ये भी शब्द है। जिस तरह से अल नीनो का मतलब होता है, मीनिंग होता है छोटा बच्चा, तो इसी तरह से इसका मतलब होता है छोटी बच्ची। ठीक है, तो इसको बोलते हैं छोटी बच्ची, स्मॉल किड, लेकिन गर्ल, छोटी। जैसे हम मारवाड़ी में इसको, जैसे बच्चे को टाबर बोलते हैं, उसी तरह से मारवाड़ी में गर्ल बेबी होगा उसको हम बोलेंगे टिंगरी। ठीक है, तो इस तरह से छोटी टिंगरी या छोटी बच्ची। हम जब बात करते हैं कि ये जो है बच्चा, मतलब लगभग इसका जो जन्म होता है इस इम्पैक्ट का, तो वो माना जाता है कि क्रिसमस के त्योहार के आसपास इस इम्पैक्ट को हम जो है ना समुद्र में पैदा होते हुए नजर आता है, या इसका उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद में, इस इम्पैक्ट के बाद में इसका जो है जन्म होता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसके बाद में आएगी छोटी बच्ची, तो दोनों को हम रिलेट करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड ये मानी जाती है किसकी? तो हमने कहा ये छोटी बच्ची इसकी बहन है। मतलब किसकी बहन है ये? अल नीनो की ये क्या है? अल नीनो की बहन कहलाती है। ठीक है, अल नीनो की ये क्या कहलाती है? बहन। ठीक है, तो इसके कुछ ये नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। अल नीनो के बारे में हमने जाना कि इसका जो प्रभाव है वो क्या था। ठीक है, हमने कहा अल नीनो का प्रभाव था नकारात्मक, मतलब हमारा मानसून है वो कम हो गया। ठीक है, और इसका प्रभाव कैसा दिखाई देगा? तो हमने कहा मानसून पे कैसा प्रभाव दिखेगा? तो प्रभाव जो है सकारात्मक। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव हमें दिखेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट। ठीक है, अब हमने कहा पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव का मतलब कोई अच्छी बात है क्या? तो देखो हर पॉजिटिव अच्छा भी नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं कि आपने ब्लड टेस्ट कराया और आप ब्लड टेस्ट या वोटेवर जो भी टेस्ट करवाया और वो किसी बीमारी में आप पॉजिटिव पाएंगे, जैसे कोरोना के टाइम में बताया कि भाई आप तो कोरोना पॉजिटिव हो, तो ये अच्छी सूचना नहीं है पॉजिटिव होना। तो उसी तरह से कुछ मामलों में सकारात्मक या पॉजिटिविटी भी
ठीक नहीं होती। जैसे हमारे मानसून की बात कर लें, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, तो हमने कहा मानसून है, उसका परिणाम देखो तब पता लगेगा कि परिणाम में क्या होगा। हमने कहा कि हमारे इधर से आने वाली ये जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी को प्रेशराइज करेगी, या हम कहें हमारे मानसून को प्लस कर देगी। और मानसून को प्लस कर देगी तो बारिश की कमी की वजह क्या हो जाएगी, बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी। वर्षा क्या हो जाएगी, वर्षा अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। मतलब इसको अत्यधिक को हाई रेन के रूप में हम देख सकते हैं, मूसलाधार बारिश के रूप में देख सकते हैं, या हम इसको बोल दें कि अतिवृष्टि के नाम से, इसका नाम दे देते हैं अतिवृष्टि, ठीक है। अतिवृष्टि हुई, चलो, तो हमने कहा अतिवृष्टि हुई, अब इससे क्या सूखा पड़ेगा क्या, तो हमने कहा सूखा तो वो है जब पानी नहीं मिले, तो सूखा तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमने कहा कि बारिश इतनी होगी कि खेतों में पानी भर गया, मतलब कुल मिला के नदियां उफान पर है, और नदियां उफान पर है तो हमने कहा क्या आ गई, बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई फसलें बर्बाद, फ्लड आ गया फसलें बर्बाद है, और फसलें बर्बाद है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फसलों के अंदर जो है हमें खाने के लिए ये भी नहीं मिलेगी क्योंकि बर्बाद हो गई। तो इसका मतलब है सूखा तो नहीं पड़ेगा लेकिन अकाल आएगा, ठीक है, अकाल, ठीक है, फेमिन जिसको बोलते हैं, अकाल। अकाल और सूखे में फर्क होता है, बारिश की कमी की वजह से जो है हमें सूखा और अकाल दोनों देखने को मिलता है, जबकि बारिश ज्यादा हो जाए तो उसमें अकाल की कंडीशन बनती है, जहां खाने के लिए अन्न नहीं है, ठीक है, सूखा नहीं है वो, अकाल है, ठीक है। तो अकाल, अब हमने कहा अकाल, इसके अलावा तो हमने कहा यदि पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है, बाढ़ आ गई तो बाढ़ की वजह से क्या होगा, कई जानमाल की हानि होगी, रहने वाले क्षेत्रों में जो है पानी जो है वहां पे आ गया, तो इसकी वजह से कंडीशन बनेगी, बहुत ज़्यादा जो है मतलब क्लाउडी मौसम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो हमने कहा बीमारियां, संक्रमण संक्रमण की जो है रेट हाई हो जाएगी। तो हमने कहा तरह तरह की क्या दिखाई देगी, तो हमने कहा बीमारियां दिखाई देगी, बीमारियां। और इसके अलावा हमने कहा कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो एक से दूसरे में फैलेगी, जिसको हम बोलते हैं महामारियां, ठीक है, पेंडेमिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कंडीशन दिखाई देती है, ठीक है। तो ये प्रभाव दिखाई देता है किसका, हमने कहा ये जो प्रभाव है वो तो है अल नीनो का, और ये वाला कौन सा है, तो हमने कहा ये है ला नीनो का इंपैक्ट। अब मुझे बताओ कि ज्यादा पावरफुल या ज्यादा जो है घातक कंडीशन कहां बनेगी, अल नीनो में या ला नीनो में। तो देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि देखो यदि हम बीमारियां महामारियों की बात करें तो ये ज्यादातर इस कंडीशन में बन रही है, तो इसका मतलब है अल नीनो से भी ज्यादा कंडीशन खराब कौन करता है, तो हमने कहा अल नीनो से भी ज्यादा कंडीशन खराब करता है ला नीनो, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक इंपैक्ट था। अच्छा, और इस इंपैक्ट दोनों की हम बात करें तो 2 से 7 सालों के मध्य ये एक फ्रीक्वेंसी पे होने वाली घटना है, पहले अल नीनो आता है और अल नीनो के बाद में ला नीना। और जब हम इस एरिया में या इस पर्टिकुलर जोन में होते हैं कि भाई अब अल नीनो आ गया, अब ला नीना आएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम नाम से जानते हैं ENSO, ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ENSO, ठीक है, इसको नाम से जानते हैं ENSO, नाम है इसका ENSO, अल नीनो, अल नीनो साउदर्न साउदर्न ऑक्सिलेशन, ऑक्सिलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अल नीनो साउदर्न ऑक्सिलेशन, या हिंदी में इसको बोलेंगे अल नीनो, अल नीनो दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन, ठीक है। क्या होता है, तो हमने कहा कि ENSO का मतलब होता है अल नीनो का इंपैक्ट और उसके बाद में आने वाला ला नीना का इंपैक्ट, जो लगभग फ्रिक्वेंटली 2 से 7 वर्षों में घटित होता है। और इस पर्टिकुलर जो है फिनोमिना को ही यदि हम एक नाम दें तो उसको हम नाम से जानते हैं ENSO। धरती पर जब ये ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि अभी फिलहाल क्या सेगमेंट चल रहा है या धरती किस में है, तो हमने कहा ENSO इंपैक्ट में है। ENSO मतलब अल नीनो साउदर्न ऑक्सिलेशन, दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट। जब क्या होगा, मानसून या तो देरी से आएगा या मानसून बड़ी जल्दी आ जाएगा, बहुत ज्यादा जो सॉरी मानसून है वो बहुत ज्यादा जो है अत्यधिक बारिश करेगा या बहुत कम बारिश करेगा, ठीक है। तो ये इंपैक्ट हमें दिखाई देता है, और मुख्य रूप से इसका इंपैक्ट के पीछे एक मूल कारण जो माना जाता है वो है पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, जो समय से जो है सामान्य रूप से ठंडी है, लेकिन कई बार जो है इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म, कई बार बहुत ज्यादा ठंडी। और जब गर्म होगी तो अल नीनो इंपैक्ट, जहां पर मानसून है
उसके अंदर क्या दिखाई देगी, कमी नजर आएगी। गर्म होती है यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट, और इसी तरह से जब ये अत्यधिक ठंडी हो जाएगी तो मानसून में पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा, बहुत ज्यादा बारिश करेगा। ठीक है, तो ये था मानसून के प्रोस्पेक्टिव में हमने जानने वाला एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको हमने नाम दिया है अल नीनो और ला नीना। ठीक है, तो चलिए इस बात को एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या चीजें आज डिस्कस की है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट कारक, जिसको हमने नाम दिया है अल नीनो और ला नीना, और इन्हीं की हमने चर्चाएं की है कि मानसून के बारे में थोड़ा सा हमने जाना कि मौसम शब्द है एक मूल, उससे उत्पत्ति दो शब्दों की, मौसम और मानसून। मानसून का मतलब होता है ऐसी पवनें जो समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपनी डायरेक्शन को बदले। और जब लो प्रेशर बेल्ट बनता है तो हाई प्रेशर से ये हवाएं आती है भारत की तरफ, मानसूनी हवाएं, हिंद महासागरीय मानसून या उत्तर पश्चिमी मानसून के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने जाना कि इसको प्रभावित करने वाले ये जो कारक है उसकी मेन उत्पत्ति होती है पेरू हम्बोल्ट की जलधारा के गर्म और ठंडा होने से। जब गर्म हो जाएगी तो अल नीनो, और जब ठंडी हो जाएगी तो ला नीना इंपैक्ट नजर आता है, जो मानसून में या तो बहुत ज्यादा कमी कर देगा या बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने इन सारी चीजों की चर्चाएं की है। मानसून को प्रभावित करने वाले और भी बहुत से कारक हैं, इसी चर्चा को हम आगे के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट होता है, तो इसलिए इस एपिसोड को देंगे यहीं विराम।